बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल मैं FIA की इन्वेस्टिगेशन साइफ़र के ऊपर जो हो रही है उसमें मैं कल शिरकत कर रहा हूँ। और मैं सारा वक्त जिस तरह मैंने आपको कहा तैयार होता हूँ जेल जाने की, क्योंकि जो मिनिस्टर इंटीरियर का राना सनाउल्लाह है जिसके नीचे FIA है, वो तो पहले ही कह बैठा कि इमरान खान को जेल में डालेंगे हम ये साइफ़र के ऊपर। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है, जिसे मर्ज़ी चाहो जेल में डाल दो। बेचारे कितने लोग हमारे औरतें जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके वो जाते हैं अदालतों में, वो फिर वापस आ जाते हैं कि वो केस नहीं सुनते। फिर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो एक केस से अगर जज उनको बेल भी देता है वो फिर पकड़ लेते हैं। लेकिन औरतों को, यानी उनके बच्चे हैं, उनको जेलों में रखा हुआ है, और यानी पुरअमन एहतजाज करने पे जेलों में रखा हुआ है। तो इसलिए कानून तो है ही नहीं, तो कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं पहले आपको आगाह कर दूं, क्योंकि मीडिया सारा कंट्रोल्ड है। आपको पता है पूरी तरह इन्होंने सारी टीवी चैनल्स को PTV बना दिया, और PTV में बिल्कुल वो जो ये प्रोपेगेंडा चाहते हैं वो आता है। और मैं फिर आज याद कराना चाहता हूँ कि कौम उन सारे सहाफ़ियों की तरफ देख रही है, मीडिया हाउसेस की तरफ देख रही है, जिन्होंने हमारे दौर में तो पूरी जिहाद की थी आज़ादी सहाफ़त। और इतनी सी बात होती थी, गालियाँ भी हमें पड़ रही होती थी, और हमें कह रहे थे कि हम मीडिया के ऊपर कोई बड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो ज़रा मुआवजा करें, थोड़े देर कौम तो कर ही रही है कि आपकी ये वक्त तो गुज़र जाएगा, लेकिन कौम ये याद रखेगी कि कौन से लोग खड़े हुए थे। वो इमरान रियाज़ को याद रखेगी ये सारी कौम, कि वो कम से कम अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहा। इस मुल्क के अंदर जो सहाफ़ी होते हैं, जो एक जहाद करते हैं हक़ और सच के लिए, जिस तरह अरशद शरीफ थे, कौम इनको हमेशा याद रखेगी। अरशद शरीफ शहीद को, वो जो 4 जर्नलिस्ट मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने किसी प्रेशर में आके राय हक़ से नहीं उतरे। वो जिनको यहाँ मारें पड़वाई गई, जलील किया गया, और वो जिनके बड़े नाम हैं और पुराने सहाफ़त में नाम है, हम तो कौम उनको भी देख रही है और उनको सलाम कर रही है, और उनको भी देख रही है जिनके ज़मीर मर चुके हैं। तो मैं FIA का ज़रा आपको समझा दूं कि ये केस है क्या। ना तो अभी तक मुझे कोई क्वेश्चनर मिला है कि ये मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, तो मेरी कोई तैयारी नहीं है। लिखा ये हुआ है कि जी अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। मुझे यही नहीं पता कि आपने पूछना क्या, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके आऊँ। और फिर से मैं ये कह दूं कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर तो फैसला कर बैठा है, वो तो जज जूरी एक्सिक्यूशन है कि जेल में डाल रहे उसको। तो आपके लिए इशू है क्या। साइफ़र फिर से मैं आपको याद करा दूं, साइफ़र होता क्या है। एक खुफिया जो कम्युनिकेशन होती है, खुफिया जो पैगाम भेजा जाता है, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स जो फ़ॉरेन ऑफिस को पैगाम भेजते हैं, वो एक खुफिया कोड के मुताबिक भेजते हैं, उसको साइफ़र कहते हैं। तो वो जो साइफ़र होता है, ये बड़ा ज़रूरी है आपने समझना, वो वाकई उसको सीक्रेट रखना, उसको खुफिया रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक दफ़ा वो कोड दुनिया को पता चल जाए, तो सारे जितने भी आपके एम्बेसडर्स खुफिया मैसेजेस भेज रहे होते हैं फ़ॉरेन ऑफिस बाहर की दुनिया से, वो सारे पब्लिक हो जाएंगे, जिस तरह विकी लीक्स के अंदर पब्लिक हो गए थे। याद रखें, विकी लीक्स में अमेरिकन एम्बेसडर्स जो डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, जो कम्युनिकेशन भेजते थे अपने स्टेट डिपार्टमेंट को, वो सारे पब्लिक हो गए थे। और उसमें कई इंकशाफ हुए, जिसमें देखने वाला जो पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासतदान वो क्या बातें कर रहे थे एम्बेसडर से, वो भी देखने वाले हैं कि कितने दोगले थे। और उन्होंने, मैं ये अल्लाह का शुक्र है मैं ये कहता हूँ, उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो हमारे से बात करता है, वो पब्लिक से करता है। बाकी उन्होंने कहा बाकी जितने पॉलिटिशियन हैं वो हमें कुछ कहते हैं, पब्लिक में जाके कुछ कहते हैं। बहरहाल, तो वो साइफ़र को सीक्रेट रखना बड़ा अहम है। तो क्या इमरान खान ने वो जो साइफ़र जो कोड थी उसको पब्लिक किया? अब ये आप समझ जाएं कि जो साइफ़र आता है फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर, वो कभी किसी के पास नहीं जाता, वो सिर्फ फ़ॉरेन ऑफिस में रहता है, वो चोरी नहीं हो सकता, वो फ़ॉरेन ऑफिस में पड़ा होता है। जो हमारे पास आता है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, ISI का चीफ, और फिर एक जाता है उसका जो जाता है
कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, ये याद रखें कि ये वो साइफर नहीं जाता, ये साइफर का जो मफहूम होता है वो अपने लफ्ज़ों में लिख के हमारे पास पहुंचता है। तो साइफर फॉरेन ऑफिस में रहता है, वो कभी वो ना चोरी हुआ है, ना वो और कोई देख सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर, हम कोई नहीं देख सकते, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का कानून है जो कि कैबिनेट डिवीजन बताती है इनको, फॉरेन ऑफिस को। तो पहले तो ये साइड पे कर दें कि साइफर का जो कोड था वो कभी भी पब्लिक नहीं हुआ, किसी ने नहीं वो देखा, बशमूल प्राइम मिनिस्टर के, हमने किसी ने नहीं वो देखा। हमारे पास वो आया कि वो साइफर के अंदर एम्बेसडर असद मजीद और डोनाल्ड नून ने क्या बातचीत की, वो हमारे पास आया। अब वो अब सबके लिए वो मैंने बड़े एहतियात से उसको, जब मेरे सामने आया तो बड़े हमने एहतियात की। क्या किया हमने? सबसे पहले उसको फैसला किया आपस में कि हम ये पब्लिक नहीं, अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि OIC की कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में 22 और 23 मार्च को, तो साइफर आ चुका था 6 मार्च का। हमने उस कॉन्फ्रेंस की वजह से हम चुप करके बैठे रहे कि क्योंकि बाहर से मिनिस्टर आ रहे हैं और शोर में जाता है इसका, तो हमने कहा मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि जो साइफर के अंदर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं, उससे बड़ा नुकसान मुल्क को क्या पहुंचना था कि पूरी साजिश हुई गवर्नमेंट गिराने की, रिजीम चेंज की। 27 तारीख को मैंने जलसे में जो एक कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था, जो साइफर के अंदर पैगाम था, तो वो मैंने बताया। और मैंने तब भी मुताहत रहा, मैंने ये नहीं बताया कि मैंने कहा ये बड़ा सेंसिटिव है, मैंने लिख के बताया कि मैं सिर्फ कोई गलत बात ना कह दूं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारी दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, वो ना ख़राब हो जाए। उसके बाद मैंने कैबिनेट में रखा, कैबिनेट के सारे मेंबर्स को बताया गया कि ये साइफर आया है, और ये समझ लें कि ये कितनी बड़ी इस मुल्क से, मैं समझता हूँ कि कितनी बड़ी मुल्क की तौहीन हुई कि एक बाहर का एक ऑफिशियल वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुमने ना हटाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो फिर से मैं याद करा दूं कि अभी आई नहीं थी, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, और अगर उसको हटा दिया तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। ये था साइफर में। और जो एम्बेसडर थे, फिर से मैं आपको बता दूं, असद मजीद, उन्होंने लिखा उसमें कि मेरे ख्याल में तुम्हें इसके अमेरिका के ख़िलाफ़ उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमार्च करना चाहिए कि ये कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, ऐसी धमकी नहीं दी जाती। मैं पहले कैबिनेट में रखता हूँ, फिर 28 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखता हूँ, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ होते हैं। जनरल बाजवा थे वहाँ, एयर चीफ थे, उधर नेवी के चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, हमारे सारी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स थे, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी बैठे हुए थे। और उसमें क्या फैसला होता है कि हमें, जिस तरह एम्बेसडर असद मजीद ने रिकमेंड किया, हमें डिमार्च करना चाहिए, हमें अमेरिका को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। तो जब वो उसमें आ गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में और डिमार्च कर दी, तो जो उसकी जो साइफर के अंदर चीज़ें लिखी हुई तो वो तो पब्लिक हो गई, क्योंकि जब आपने पब्लिक एक स्टेटमेंट दे दी कि कह दिया कि हमने इनकी इसकी किया, तो वो तो सीक्रेट तो ना रहा वो, क्योंकि डिमार्च ने आपने किस पे, तो ये चीज़ें सामने आ गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, और कैबिनेट में भी डिस्कस हो गई। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हमने इन कैमरा सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की पाकिस्तान में तौहीन हुई। सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने मना कर दिया जाने का, क्योंकि ये सारे हिस्सा थे इस साजिश के। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे मुल्क को बताओ कि कौम की कितनी तौहीन हुई है, ये मना कर देते हैं। फिर पार्लियामेंट से जो स्पीकर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं, और मैं भी उन्हें कहता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें कि ये जो मुदाखलत हुई है इसके अंदर पता तो चले कि ये हुआ क्या, कितनी बड़ी साजिश हुई है कि सिटी गवर्नमेंट के ऊपर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर धमकी मिलती है, और फिर उसके गवर्नमेंट गिराने की पूरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोग भागना शुरू हो जाते हैं, एलाइज चले जाते हैं। और ये पैगाम किसको था? मुझे तो पता था पैगाम किसको है, जनरल बाजवा के लिए पैगाम दिया गया था, क्योंकि उसी के पास पावर थी ना गवर्नमेंट गिराने की, बाकी तो कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकता था। तो उसके बाद जब
یہ اور پھر کیبنٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف آئی اے چاہتی کیا ہے کہ جب سائفر تو سیف، جس طرح ثناء اللہ نے کہا وہ فارن آفس میں پڑھا ہے، وہ تو اس کے اوپر تو اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو سائفر کی کوڈ ہے. ہمارے پاس جو جس کو پیرافریز کہتے ہیں انگریزی میں لفظ، ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا، اور وہ جا کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور کیبنٹ میں جب رکھا اور بعد میں ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہا. اب اصل چیز پہ آ جائیں کہ کیا کسی ملک میں کوئی بتا سکتا ہے، ہمارا تو 25 کروڑ کی آبادی ہے، کسی 50 لاکھ کی آبادی، چھوٹے چھوٹے نیوزی لینڈ جیسے شہر، چھوٹے سے یعنی ملک، اور کتنے ہیں ایسے، ہالینڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادی ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی ملک سے، امریکہ کا کوئی بھی جس طرح آفیشل، وہ جا کے اس کے ایمبیسڈر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو گرا دو نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. جب امریکہ نے رجیم چینج کیا پہلے تو جو خود ہی ان کے سی آئی اے کے اور MI6 کے جو پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں ان میں کیا چیز نکلی؟ مصدق کی گورنمنٹ گرائی گئی، رجیم چینج کیا گیا 1950 کی دہائی میں. تو وہ تو کوئی سائفر نہیں بھیجا وہاں، وہ تو کوئی ایمبیسڈر سے پیغام نہیں بھیجا، وہ تو پہلے پوری سازش کی گئی اپوزیشن کے ساتھ مل کے، میڈیا کے ساتھ میڈیا پہ پیسہ چلا، پہلے اس کو برا بھلا کہا گیا اور پھر ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی. اور پھر دوسری 70 کی دہائی میں چلی کے اندر ایلیندا کو، پریزیڈنٹ ایلیندا کو گرایا گیا، اور وہ بھی کوئی کسی نے سائفر نہیں بھیجا، انہوں نے ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی، کو کر دیا. تو جب رجیم چینج ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ پہلے وہ کوئی ایمبیسڈر سے دھمکی دی جائے. تو